दोस्तों, बड़ी खबरें सामने आ रही है। पाकिस्तान ने एलओसी पर तैनात किए तुर्की के शक्तिशाली किलर बायराकतार TB2 ड्रोन। क्या भारतीय सेना की कर रहा जासूसी? क्यों है ये भारत के लिए खतरा? जानेंगे पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे ईरानी हमलों से अमेरिकी खुफिया ठिकानों को भारी नुकसान, मरम्मत में लगेंगे अरबों डॉलर, रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। इनके अलावा नेपाल में बाढ़ से मची तबाही, भारत में भी अलर्ट जारी, और साथ में आपको बताएंगे अमेरिका के पिट्ठू कुर्दिश अगुवाई वाली SDF मिलिट्री फोर्स का पूरी तरह खात्मा, सीरियाई सेना में हुआ विलय, कमांडर मजलूम अब्दी का ऐलान। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, पाकिस्तान ने LOC पर तुर्की के घातक बैरकतार TB2 ड्रोन को तैनात कर दिया है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को LOC पर तुर्की का यह ड्रोन मंडराता दिखा है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तुर्की के ड्रोन से भारतीय सेना को लेकर टोही अभियान चला रहा है। ये घटनाक्रम भारत पाकिस्तान के बीच सुरक्षा को लेकर बढ़ते तनाव और दोनों पक्षों की तरफ से निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और सटीक हमले करने के लिए ड्रोन पर बढ़ती निर्भरता के बीच सामने आया है। दरअसल बैरकतार TB2 मध्यम ऊंचाई पर उड़ने वाला और लंबे समय तक काम करने में सक्षम हथियारबंद ड्रोन है, जो खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी और टोह लेने के साथ साथ सटीक हमले करने में भी सक्षम है। इसके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर पैकेज की मदद से ऑपरेटर रियल टाइम तस्वीरें भेज सकते हैं और लगातार हवाई निगरानी कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस ड्रोन ने रूसी सेना का काफी नुकसान पहुंचाया है। न्यूज 18 के मुताबिक भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता की बात सिर्फ हथियारबंद ड्रोन की मौजूदगी नहीं है, बल्कि उससे मिलने वाली जानकारी भी है, जो लंबे समय तक निगरानी उड़ानों से मिल सकती है। सूत्रों का कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास उड़ान भरने से पाकिस्तानी ऑपरेटर्स को इलाके की बनावट, आवाजाही के तरीकों और संवेदनशील इलाकों में निगरानी के इंतजामों की पूरी जानकारी मिल सकती है। तुर्की के इस ड्रोन की तैनाती इसलिए भी अहम है क्योंकि TB2 सिर्फ निगरानी करने वाला ड्रोन नहीं है, यह सटीक निशाना लगाने वाला हथियार ले जा सकता है, जिसका मतलब है कि अगर हालात बदलते हैं तो निगरानी उड़ान हमले के मिशन में बदल सकती है। इसे पाकिस्तान के बिना पायलट वाले विमानों के बेड़े में शामिल किया जा चुका है और मुरीद के एयरबेस को TB2 और दूसरे UAV ऑपरेशंस के लिए मुख्य केंद्र के तौर पर चुना गया है। सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के ड्रोन ऑपरेशंस में कई जगहों से मदद मिलती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, NBC न्यूज ने बताया है कि पश्चिमी एशिया में ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों ने अमेरिकी खुफिया चौकियों और जासूसी उपकरणों को इतना भारी नुकसान पहुंचाया है जितना अमेरिकी जासूसी एजेंसियों ने पहले कभी नहीं झेला। इसे ठीक करने में अरबों डॉलर का खर्च आएगा। दो सूत्रों ने NBC को बताया कि इन हमलों की वजह से अमेरिकी संसद को इन तबाह हुए ठिकानों को दोबारा बहाल करने के लिए फंड ढूंढने पर मजबूर होना पड़ा है। इसके साथ ही अफसरों को इस बात पर गौर करना पड़ रहा है कि इलाके में अपने कर्मचारियों और खुफिया संसाधनों को दोबारा कहां तैनात किया जाए। सैन्य विशेषज्ञों और पूर्व अमेरिकी अफसरों का कहना है कि इन हमलों ने इस बात पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर पेंटागन, अमेरिकी खुफिया तंत्र और विदेश मंत्रालय ड्रोन व मिसाइल हमलों से अपने सरकारी ठिकानों की हिफाजत करने के लिए पहले से बेहतर तरीके से तैयार क्यों नहीं थे। NBC की समीक्षा के मुताबिक 28 फरवरी से शुरू हुई अमेरिकी आक्रामकता के बाद से ईरानी हमलों ने कतर, UAE, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, इराक और सऊदी अरब सहित 7 देशों में कम से कम 11 अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों के 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। इस तबाही में सिर्फ बुनियादी ढांचे की मरम्मत का खर्च ही 5 अरब डॉलर से ज्यादा हो सकता है और इस भारी नुकसान में बर्बाद हुए हथियारों व सैन्य प्रणालियों की कीमत शामिल नहीं है। पश्चिमी एशिया में इन ईरानी हमलों ने अमेरिकी खुफिया और सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे फंड और संसाधन दोबारा जुटाने की चुनौती खड़ी हो गई है। इस नुकसान की भरपाई
और अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए पेंटागन ने मौजूदा साल के लिए 67 अरब डॉलर के आपातकालीन बजट की गुजारिश की है। इसमें से 18.2 अरब डॉलर से ज्यादा का फंड पैट्रियट और थार्ड जैसी अत्याधुनिक मिसाइलों का जखीरा फिर से भरने के लिए मांगा गया है। यह रिपोर्ट मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य तैयारियों पर बड़े सवाल उठाती है, लेकिन पेंटागन ने ऑपरेशनल सुरक्षा का हवाला देकर नुकसान की पूरी तफसील लोगों के सामने रखने से इनकार कर दिया है और इसे गुप्त रखा है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि नेपाल में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। नेपाल के रसुआ जिले में तिब्बत सरहद के पास भोटेकोशी नदी में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें अब तक कम से कम 100 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 105 भारतीय पर्यटकों समेत 384 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तिब्बत की तरफ ऊपरी हिस्से में ग्लेशियर झील फटने की वजह से आए इस अचानक मलबे और सैलाब ने टिमोरे बाजार, रसवागढ़ी कस्टम क्षेत्र और 3 पुलिस चौकियों को पूरी तरह मलबे में तब्दील कर दिया है, जिससे स्थानीय स्तर पर भारी जानी और माली नुकसान हुआ है। इस कुदरती आफत के चलते चीन और नेपाल को जोड़ने वाला मुख्य फ्रेंडशिप ब्रिज भी टूट गया है और कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि नदी का बहाव इतना तेज है कि सेना के रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी कई प्रभावित इलाकों में लैंड नहीं कर पा रहे हैं। इस तबाही के बाद गंडक और कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए भारत में बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, कुर्दिश अगुवाई वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज यानी एसडीएफ को भंग कर दिया गया है। इस बात का ऐलान मंगलवार को इस हथियारबंद गुट के नेता ने किया। दमिश्क की इस्लामवादी सरकार के साथ इस साल की शुरुआत में तय हुए एकीकरण प्लान की तरफ यह एक बहुत बड़ा कदम है। एसडीएफ कमांडर मजलूम अब्दी ने एक टेलीविजन भाषण में कहा, हम आज सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के मिशन के खात्मे का ऐलान करते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ एक आजाद सैन्य बल के रूप में इसे भंग करने का ऐलान करते हैं। दमिश्क सरकार और इस कुर्दिश गुट ने, जिसने अमेरिकी मदद से आईएसआईएस को शिकस्त देने में अहम भूमिका निभाई थी और उत्तरी व पूर्वी सीरिया के हिस्सों पर अपना कब्जा रखा था, जनवरी में कुर्द लड़ाकों को चरणबद्ध तरीके से सीरियाई सरकारी सेना में शामिल करने पर रजामंदी जताई थी। अमेरिका ने इस समझौते को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर करार दिया था। यह समझौता उस वक्त हुआ जब राष्ट्रपति अहमद अल शरा की क़यादत वाली सरकारी फौजों ने जनवरी में अचानक एक तेज सैन्य अभियान शुरू किया और एसडीएफ के कब्जे वाले कई बड़े इलाकों को अपने कंट्रोल में ले लिया। कमांडर अब्दी ने बताया कि यह ताज़ा ऐलान राष्ट्रपति शरा के साथ हुए एक नए समझौते के तहत किया गया है, जिसके बाद गुट के लड़ाकों को सरकारी फौज में शामिल कर लिया गया है। दरअसल एसडीएफ को भंग करने का यह फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब दमिश्क के नए हुक्मरान अमेरिका के समर्थन से आपसी मतभेदों और अंदरूनी कलह को खत्म करके सीरिया को दोबारा खड़ा करने की कोशिश में जुटे हैं। सीरिया ने लगभग 14 साल का लंबा गृह युद्ध और पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के दौर में दशकों का अंतरराष्ट्रीय अलगाव झेला है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।